ऑल राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन पीपल, क्या चल रहा है, क्या हालचाल, सब बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। आज के इस वीडियो में ये कंटिन्यूड वीडियो है और भाई कल की स्पेशल क्लास में तुम लोगों ने क्या मजा ला दिया भाई, इतनी जान आ गई स्पेशल क्लास के अंदर। मैं आपको क्या बताऊं, गजब की स्पेशल क्लास थी, बहुत ही गजब की स्पेशल क्लास थी। गजब इसलिए थी क्योंकि भाई सब लोगों ने बहुत मजे भी किए और हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी, आप बिलीव कर पा रहे हो, आप बिलीव कर पा रहे हो, हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर 2 के सारे इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। और भाई जितने भी लोगों ने देखा था ना, अगर आपने नहीं देखा हो तो लोगों को पता भी नहीं चला कि वो कंप्लीट कब हो गया, मतलब 1 घंटा कैसे निकला किसी को पता नहीं चला, इतने ही सही तरीके से वो क्लास गई थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं। तो ऐसी स्पेशल क्लासेस रोज आती हैं। रोज आती हैं कब? रोज आती है 5 से 6। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जो अभी 5 से 6 का जो मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूं, ये तो प्रीमियर है, इसके जस्ट बाद 5 से 6 पे प्रीमियर हमारी एक स्पेशल क्लास होगी, टोटली फ्री होगी स्पेशल क्लास। और उसके अंदर हम क्या करने वाले, जैसे हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर किया सिर्फ 1 घंटे में। देखो क्या होता है, मैंने आपको ये चीज मैं क्यों लेके आऊं, नहीं ये इसलिए लेके आऊं क्योंकि जब भी हमको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ऐसे कैसे उठ के आते हैं, तो हम क्या करते हैं जनरली जब खुद एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं तो हमको बहुत टाइम लग जाता है और बिरने से बहुत जोर भी आता है कि अरे यार ये तो बहुत सारा है। पर वहीं पे अगर साथ में कोई दोस्त होता है, साथ में कोई भाई बंधु होता है, तो फिर फील ही नहीं आती, फिर ऐसा लगता है कि अरे 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, पढ़ाई की पढ़ाई होगी। और फिर जो इंटरेक्शन होता है वो इसी लेवल का होता है भाई, इतना जानदार। एज ऑफ नाउ लेट्स गेट बैक। वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी गाइस। वेलकम 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 टू एवरीवन। अबाउट मी थोड़ी से हम खुद की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। आई एम अ मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योर एंड एडुकेटर एंड अ सीनियर मोर देन अ टीचर। अभी तक सबको याद हो गया होगा ये लाइन। इसका मतलब, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सीनियर मोर देन अ टीचर का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे टिपिकल टीचर टाइप की चीजें नहीं करते हम एक सीनियर वाली दोस्त वाली वाइब बनाते हैं। दोस्त वाली क्यों? क्योंकि भाई जो दोस्त समझाता ना आखिरी टाइम पे, जब ऐसे एग्जाम के 1 दिन पहले जो दोस्त समझाता ना यार, वो जन्मों जन्मों तो याद रहता है। ठीक है, तो वैसे ही तरीके से, वैसे ही ट्रिक्स देके, मतलब हर एक लाइन में कोई भी लाइन है ना, वहां पे मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, बट हाँ ये इस ट्रिक से मेरे को याद आ जाएगा। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स दूंगा आपको कि कुछ चीजें जो आप भूलने वाले होगे वो आप इजीली कर पाओगे बिना भूले, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या क्या किया है ये बार बार चर्चा करनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, करेंगे, गर्व से करेंगे। और ऐसी गर्व से आप लोग भी देखो हिल रहा है पूरा इतनी जोर से, इतनी एनर्जी हमारे अंदर, आप लोग भी करो। इसलिए मैं बार बोलता हूं, आई हैव स्कोर्ड 9.4 सीजीपीए इन क्लास 10 सीबीएसई। ठीक है, 9.4 जब मैं था तब सीजीपीए का सिस्टम चल रहा था, वो थोड़े टाइम के लिए आया फिर चले गया ठीक है। और फिर मैंने क्लास 12 में 91.4% स्कोर किया। क्लास, ये तो नाग हो गया, क्लास 12 सीबीएसई पीसीएम। ठीक है, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जिससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं। बट हमने क्या किया, हमने कैसे किया, हमने ऐसे किया, ऑल यूजिंग स्ट्रेटजीज। बोले तो हमने किताबों से ज्यादा महत्व स्ट्रेटजी को दिया। इसका मतलब क्या, किताब नहीं पढ़ी? हाँ भाई, बिना किताब के कर लिया आपने? अरे भाई ऐसा नहीं किया हमने क्या किया कि सिर्फ हम किताबी कीड़े नहीं बन के रहे थे। किताबी कीड़े बोले तो कि मतलब बस हम वही किताब से पढ़े जा रहे हैं, किताब से पढ़े जा रहे हैं, वैसा काम हमने नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगा, मतलब हाउ डू आई ऑर्गेनाइज माय वर्क, हाउ डू आई स्टडी, हाउ डू आई गेट मैक्सिमम आरओआई। भाई एज एन एंटरप्रेन्योर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ती है, आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर जो भी आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना पैसा लगाया तो कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, वो चीज हमको यहां भी फॉलो करनी है। हालांकि हमको ऐसा बताया नहीं जाता है, बट हां ऐसा होता है। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट लाके दिखाओ, ये होती है स्मार्टनेस। ठीक है, ये होती है स्मार्टनेस। और ये हमारा नाम है प्रणय चौहान। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट वी हैव, टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बोर्ड्स मॉडल करने वाले। इसके पहले का क्या भैया, इसके पहले का कहां है? तो इसके पहले का जो लेक्चर है वो कल ही जा चुका है, कल मतलब पिछले दिन 4 से 5, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसके 1 दिन पहले जा चुका है, 4 से 5 वाला जाके देख लो। और पूरा का पूरा केमिस्ट्री इस चैप्टर के साथ में खत्म। ठीक है, खत्म मतलब खत्म। अब क्या होगा, अब यह होगा कि 4 से 5, अभी जैसे कि इसका केमिस्ट्री वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या बचेगा, अब हम है ना स्पेशल क्लासेस जो मेरी ऐप अनअकैडमी की ऐप पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अभी जो क्लास चलने वाली 5 से 6 उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डायरेक्ट जाके ज्वाइन करो भाई 5 से 6। तो स्पेशल क्लास पे हम तीनों चैप्टर, 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके, तीनों चैप्टर की एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। एनसीईआरटी के इंटेक्स बैक तो मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है, हम एनसीईआरटी वहां पे कंप्लीट कर लेंगे। और रोज रात को 10 से 11 बजे मस्त एक
इंटरेक्टिव क्विज होती है। इंटरेक्टिव क्विज मतलब अरे भाई बहुत कमाल का इंटरेक्शन होता है उसमें। हम क्या करते हैं, हम है ना 10 से 11 बजे एक क्विज लेते हैं और वो क्विज चलती है ऐप के अंदर, अनअकैडमी के ऐप के अंदर, वो भी टोटली फ्री है। और बहुत सारे लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ डाउट वगैरह हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछते हैं जैसे कि हमारा टाइम टेबल कैसे बना, या हम ऑर्गेनाइज कैसे करें चीज़ों को, या फिर हमको बहुत डर लग रहा है, फिर हम थोड़े लो फील कर रहे हैं, हम थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे हुए, वो सारी बातें डिस्कस होती है। विद दैट नोट क्या क्या डिस्कस करने वाले, बोहर्स मॉडल, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी 10 से 11 और 4 से 5 वाली। तो बोहर्स मॉडल आया आज वैलेंसी के वैलेंसी की विस्तृत चर्चा करेंगे। कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, अरे भाई ये CO2 कैसे बन गया, ये कार्बन और ऑक्सीजन से ये CO2 कैसे बन गया, और H2O कैसे बन गया, हाइड्रोजन और वाटर से कैसे बन गया, वो डिस्कस करेंगे। सेशन रिकैप, छोटा सा रिकैप भी ले लेंगे, क्या जा रहा है। ऑल राइट, तो मैं आप थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैनल के बारे में। ये जो चैनल है अनअकैडमी फाउंडेशन एंड NTSC, ये बेसिकली इसका एक फ्री वर्जन है। और मतलब ये जो अभी आप देख रहे हो चैनल पे जो भी कंटेंट है फ्री है, मेरी जो स्पेशल क्लासेस वो टोटली फ्री है। बट जो बहुत ही कमाल का कंटेंट है वो आपको मिलता है प्रो सब्सक्रिप्शन में। प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलता है, टोटली लाइव क्लासेस, ढेर सारे लाइव क्लासेस। आप सोचो कि मैं फ्री प्लेटफॉर्म पे इतना दे रहा हूं, तो सोचो कितने सारे एडुकेटर्स प्लस प्लेटफॉर्म पे कितनी कमाल कमाल की चीजें दे रहे होंगे, वो चीजें आती हैं। उसके अलावा आपको पूरे के पूरे DPP मिलती है, प्रैक्टिस शीट, आपका मटेरियल मिलता है, दुनिया भर का मटेरियल मिलता है डाउनलोड करने को। और ये जो कंटेंट है, सबसे अच्छी बात है, हमेशा आपके जेब में, मतलब ऐसा नहीं है। चलो थोड़ा आगे करके बताता हूं मैं। सबसे पहले अभी एक काम करो फटाफट कि अनअकैडमी की लर्निंग आप डाउनलोड कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि मेरी इस पे स्पेशल जो फ्री क्लास में बता रहा हूं ना, जो बिल्कुल एक खतरनाक ही चीज लेके आया हूं मैं, जिसमें आपके 1 घंटे में पूरी एक दोस्त बैठ के आपका NCERT करा देता है, ठीक है, पूरा इंटेक्स्ट बैक क्वेश्चन। मतलब ये देख लो तो भाई एंटरटेनमेंट तो खैर एंटरटेनमेंट नहीं बोल सकता, बट ऐसे जो एनर्जेटिक कॉन्वर्सेशन होती है ना, बिल्कुल जिसमें पूरी जान डली हुई होती है, वो 1 घंटे तक सुनने को मिल जाएगी। तो थोड़ा मोटिवेट भी हो जाओगे हल्के से, और NCERT सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मिलेगी। उसके अलावा जो मैं क्विज लेता हूं रोज रात को 10 से 11, उसके आंसर्स भी आप इस ऐप पे दे सकते हो। मतलब वो क्विज इसी ऐप पे होती है और वो यूट्यूब पे भी चलती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जो सब्सक्रिप्शन है, भाई ये सब्सक्रिप्शन लेना तो कैसे लें, अरे भाई ये जो फाउंडेशन एंड NTSC वाला है ना, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक तो आपका 9 से लेकर 12 वाले का अलग सब्सक्रिप्शन है, और अगर पर्टिकुलर आपको फाउंडेशन और NTSC का लेना है तो उसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन है। इसका जो सब्सक्रिप्शन है 2 साल का मैं रिकमेंड करता हूं, 24 मंथ्स का, यानी कि आपका जो 9th और 10th है वो जिंदगी आपकी सॉर्ट हो गई। आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना, आपके दोनों साल की चीजें सॉर्ट हो गई। कितने में, मात्र 21,000 रुपए में, मात्र 21,000 रुपए में, ठीक है, फाउंडेशन और NTSC बस। अरे नहीं इतना सा थोड़ी भाई, ये करो प्राइस इसकी, कूपन कोड लगाओ PC001, तो उससे क्या होगा, आपको फ्लैट 3 से करीब 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट 3 से 4,000 का डिस्काउंट, केवल 18,900 का। और इसकी जो प्राइस है 788 पर मंथ। इसको मैं अगर थोड़ा और ब्रेकडाउन करके बताऊं तो ये होता है 25 रुपए प्रतिदिन। इसका मतलब ये तो आपकी मोमोज की प्लेट से भी सस्ता निकला। मतलब दिन में 1 प्लेट मोमोज खा रहे थे, तो जाके आप 2 प्लेट मोमोज खाने का समझ लो। पर उसमें आपका फाउंडेशन और NTSC दोनों का सिलेबस आपकी जेब में है। जब चाहो तब देखो, जितना चाहो उतना देखो, ठीक है। सिर्फ 18,900। इन केस अगर आपको 9, 10, 11, 12 सब्सक्रिप्शन लेना, जो कि ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे, कि मान लो अगर आप 9th में हो भी, तो 12th तक की आपकी जिंदगी सवर जाएगी। मतलब आपको कहीं भी नहीं भटकना। और इसकी प्राइस भाई सिर्फ 36,000 रुपीज। मतलब 1 साल का कितना हुआ, सिर्फ 9,000 रुपए में 1 साल। मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की 1 साल की फीस इस 4 साल की फीस से भी डबल होती है, और ये तो आपको उससे भी कितना कम मिल रहा है। मतलब सोचो, और ये कब, जब आप एक कूपन कोड यूज करोगे। अदरवाइज 40,000 का है, बट अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 4,000 का डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, 4,000 का। और इसमें आपके चारों साल सवर जाएंगे। अगर आप 10th, 11th, 12th का ले रहे हो, अगर आपने 9th ऑलरेडी दे दी है, तो मैं फिर से रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप फिर से 9th पढ़ो। इतनी हरकत हम नहीं करेंगे जीवन में। तो वो आपको 28,800 का मिलेगा, जो कि होगा 800 रुपए पर मंथ। ये भी करीब 26, 27 और ये भी 25, 26 के आसपास का है। यानी कि ये भी 1 प्लेट मोमोज या पानी पूरी या जो भी है उससे सस्ता, ठीक है। ऑल राइट, इतना ध्यान रखो। और एक और चीज, आपको नो कॉस्ट EMI भी देखने को मिलती है, ठीक है। नो कॉस्ट EMI मतलब कि आप ये वाला सब्सक्रिप्शन अगर उठाते हो, ये उठाते हो, जो भी उठाते हो, तो आप नो कॉस्ट EMI भी कर सकते हो। मतलब महीने के महीने उसकी किस्त आपकी चली जाएगी। विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट। ये चीज फिर से रिमाइंड कर दूं मैं आपको रोज, ये मैं इसलिए बार बार रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि भाई ये बहुत ही कमाल की चीज है। डेली 10 to 11 PM हमारी मजेदार इंटरेक्टिव क्विज होती है। डेली लेक्चर्स 4 to 5 PM आपको प्रीमियर देखने को मिल जाते हैं, और स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लो अनअकैडमी ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी प्रोफाइल की, तो मेरी प्रोफाइल पे जाके पहले तो मुझे फॉलो मार लो, ठीक है। फॉलो मार लो। उससे क्या होगा भाई, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, बट आपको नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच जाएगा कि मैं लाइव आ रहा हूं स्पेशल क्लास के ऊपर एक्सक्लूसिवली। और अभी जो 5 से 6 वाली क्लास चलने वाली है, जो इसके जस्ट बाद है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट।
What are we waiting for? पहले तो सब एनर्जी बूस्ट कर लो अपनी एनर्जी। अगर एनर्जी बूस्ट नहीं, अगर अभी लग रहा है कि हम लो ऑन एनर्जी, तो खुद से बोलो कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक मैं ही हूं। ठीक है, इतना एनर्जेटिक पूरा लैपटॉप हिला दिया मैंने, इतनी एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की विस्तृत चर्चा ये हमने पिछली बार की थी। कहां तक? रदरफोर्ड भैया तक। रदरफोर्ड भाई साहब ने कुछ चीजें बोली थी, जिसके बाद में बोहर भैया बोले कि अरे सुन बेटा रदरफोर्ड, सुनो सर, ठीक है, एक्चुअली वी शुड रिस्पेक्ट देम। तो सर हमने है ना, हम थोड़ी सी और अच्छी रिसर्च करके बताएंगे आपसे। ठीक है, आपने जो ड्रॉबैक्स छोड़ दिए थे, जहां आपने कमी छोड़ दी थी, उन कमियों की हम पूर्ति करेंगे। उन पूर्तियों की बात करेंगे आज हम। फिर हम बात करेंगे कि कैसे आपका एटम वगैरह बन रहा है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है भाई, ये क्या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अरे भैया ये क्या कुछ भी घूमेंगे क्या, ये अपने हिसाब से घूम रहे हैं भैया, ये एक एटम है, इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है, क्यों घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ में चैप्टर समाप्त कर देंगे। और कुछ टर्म्स भी थे वो भैया, वो आइसोटोप्स और वो आइसोबार, वो सब क्या था यार, समझ में नहीं आ रहा, वो समझाएंगे ना बेटा, समझाएंगे ना। अगर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया, इसको फिर से नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो पिछले वीडियो में है, अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो ये क्या चीज है, ये चीज भैया ये है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले। ठीक है, इन्होंने चीजें तो बहुत अच्छी बताई, मतलब काफी हद तक बिल्कुल प्रिसाइज था। जो आज हम एटम जानते हैं भाई, पिछले वीडियो में मैंने इतने प्यार से समझाया ना, कंपैरिजन करके दिया है कि आज क्या है, पहले क्या था, उसको आपकी रियल लाइफ से इतना प्यारा रिलेट किया है कि आपको मजा आ जाएगा। तो जाके देखना, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट का ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूं। एनीवेज, ये काफी हद तक प्रिसाइज था, बट इसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। और ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक कुछ ऐसा था, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, फिर से आपको रिमाइंड करता हूं ताकि आप बोर्स मॉडल ऑफ एटम समझ पाओ। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट, बहुत सारे लोग मुझे रैप गॉड बुलाते हैं, एमिनम बुलाते हैं जब मैं रात को इंटरेक्टिव क्विज लेता हूं, क्योंकि मैं काफी तेज बोलता हूं, तो वो हम थोड़ी सी कला दिखाते हैं, हम तेज इसको बोलेंगे और फिर समझाएंगे। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी। समझो कहने का मतलब क्या, इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ना, ये जो मटेरियल है ना, ये इतना जो पैराग्राफ है, ये इसको बोलते हैं प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी ये किसने दी थी? मिस्टर प्लैंक ने बोला कि भैया ये ऐसा ऐसा हो रहा है, सॉरी सी क्या आता है शायद, हाँ, मिस्टर प्लैंक ने बोला कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है रदरफोर्ड भैया, तो इसमें थोड़ी तो दिक्कत है। ठीक है, तो फिर बोहर भैया आए, उन्होंने बोला कि प्लैंक भैया सुनो, ये जो रदरफोर्ड जी ने बोला है इसको मैं ठीक करता हूं, इसमें आपको जो कमी लग रहा है ना मैं ठीक करके दूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट, देखो इन्होंने बता दिया कि भाई बीच में हमारा प्रोटॉन है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स में ये जो है इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से रिवॉल्व कर रहे हैं, बस इन्होंने इतना बताया। तो भाई ये आए हमारे पास में क्या नाम है इनका, प्लैंक जी, उन्होंने बोला कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसा घूम रहा है, मतलब ऐसा घूम रहा है, तो उसके पास में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मतलब एन पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, मतलब ये इसके पास में एक एक्सेलरेशन है, तभी ये घूम पा रहा है। ठीक है, अब हर मतलब ड्यूरिंग एक्सेलरेशन के टाइम पे जो चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज है ना, बड़ी प्यार से बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में, बार बार थोड़ी बताएंगे, अरे बार बार थोड़ी बताएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो इनका कहना ऐसा है कि जब भी कोई ऑर्बिट में घूम रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऐसे रेडिएट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये ऐसे एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन था ऐसे एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, रेडिएट कर रहा है मतलब निकाल रहा है, रेडिएट कर रहा है मतलब बाहर दे रहा है। Thus रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, मतलब क्यों लूज कर दी, अरे भाई इनका कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये एनर्जी अपनी रेडिएट कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद के तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इट विल लूज द एनर्जी। तो फिर ऐसा होगा कि जब ये अपनी एनर्जी लूज कर देगा तो इट विल फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये वापस से न्यूक्लियस में चला जाएगा। इफ दिस वर सो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो धीरे धीरे फिर इसकी एनर्जी कम होगी, और इसकी एनर्जी अगर कम हो गई, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे यहाँ पे अगर इनकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो गई, तो ये धीरे धीरे वापस न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे। ठीक है, ये दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और ऐसे पूरा का पूरा एटम ही कोलैप्स हो जाएगा। एटम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तभी तो एटम सही से काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ही कोलैप्स हो गए, पूरा का पूरा एटम ही कोलैप्स हो गया, तो सोचो कितना अनस्टेबल होता है एटम, मतलब थोड़ी देर के बाद में खत्म, थोड़ी देर के बाद में खत्म। तो सोचो ये दुनिया कितनी अजीब सी होती, मतलब मैं नहीं होता, मैं कैसे होता, मान लो मेरे अंदर के एटम के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खत्म होते जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स होते आ रहा है, मैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहा हूँ, गायब होते जा रहा हूँ। ठीक है, कितना अजीब होता, बट ऐसा नहीं होता है ना। ये प्लैंक भैया ने बोला कि ये दिक्कत है, तो बोहर भैया आए कि चलो मैं इस दिक्कत का समाधान निकाल के देता हूँ। बहुत ऑटोमेटिक, काफी इजी है, इसमें कोई वो नहीं है। मेन है रदरफोर्ड वाला, रदरफोर्ड मैंने को बहुत अच्छे से बताया।
सर नील बोहर, ये हैं सर नील बोहर, बोहर जो भी आप बोलो, इन्होंने दो अपने पोस्टुलेट्स बताए। दो पोस्टुलेट्स इनके अभी हम पढ़ेंगे, हैं तो बहुत सारे बट हम जितने पढ़ते हैं अभी वो कुछ दो हैं। पहला एक, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अराउंड कुछ अलग अलग टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये न्यूक्लियस है हमारा, और इसके आसपास हमारा हमारी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑर्बिट्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो हर ऑर्बिट है ये एक डिस्क्रीट ऑर्बिट है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली हो गई, इसके जस्ट अगली जो थी ये फर्स्ट वाली हो गई, ये सेकंड वाली हो गई, और ये जो थी ये वाली, ये कंटिन्यू जो हो रही है ये थर्ड हो गई। तो ये पहली दूसरी तीनों डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट बोले तो अलग अलग टाइप की, हम अलग अलग हैं, ठीक है, इनके एनर्जी लेवल्स अलग है, इनका सब कुछ अलग है। तो इनका कहने का मतलब बस इतना था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अगला जो इन्होंने पोस्टुलेट देना, उससे हमारे प्लैंक भैया खुश हो गए। इन्होंने क्या दिया, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो इन्होंने ऐसा निकाल के बता दिया कि भैया जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं ना, तो ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। मतलब ये जो हमारा कंफ्यूजन था ना कि अरे ये तो कोलैप्स हो जाएगा पूरी तरह से, वो कंफ्यूजन हमारा क्या हो गया, क्लियर, क्लियर, ठीक है, क्लियर होता है वैसे। फॉर दोज ऑफ यूर हु थिंक दैट आई डोंट नो इंग्लिश मैन, कुछ नहीं बोलूंगा मैं मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने क्लियर करती, जीवन में हमारा जीवन जो है वो काफी हद तक आसान हो गया, ठीक है। अभी देखो यार, सीधी सी बात है, मैं कुछ दो चार पॉइंटर्स भी लिख के रखता हूँ, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ तो मैं कुछ भूल ना जाऊँ, इंपॉर्टेंट, सीधी सी बात है, ठीक है। लिखना पड़ता है इंसान को, और मैं बहुत ही ईमानदार हूँ भाई, मैं स्पेशल क्लास में भी बोल देता हूँ, अगर कुछ ऐसा लगता है ना कि मैं कंफ्यूज आता हूँ, मैं खुद बोल देता हूँ ईमानदारी से। ऐसा नहीं बोलता कि मैं तो चाहता था कि आप लोग मेरी गलती ढूंढो, नहीं, गलती हो गई, मान लो भाई मेरी गलती थी, मैंने मान ली मेरी गलती। अभी खैर गलती नहीं है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तो मैं बस वो खोल रहा हूँ जहाँ पे मैंने बस एक एक वर्ड लिख रखा है जो इंपॉर्टेंट होता है हर एक जगह पे, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन दैट नोट लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। मतलब कि अब आप सोच रहे होगे कि भैया आपने तो बता दिया कि न्यूक्लियस था, उसके आसपास ऐसे ऑर्बिट्स थी, उस ऑर्बिट्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, पर वो इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कौन से शेल में कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, ये फर्स्ट वाले में क्या कर रहा होगा, सेकंड वाले में क्या कर रहा होगा, थर्ड वाले में क्या कर रहा होगा, सब क्या खेल चल रहा है, इसको समझाओ तो सही। समझाते हैं भाई, ठीक है। तो अभी ये जो चीज मैं बताने वाला हूं, इसको बड़ी 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 ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपका गड़बड़ा गया तो 10वीं 11वीं 12वीं पूरी जिंदगी हिलती हुई चली जाएगी, आपकी जीवन ऐसा एकदम से उलट पलट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। समझो अब इस बात को, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब हर एक चीज की बिल्कुल डेप्थ में आपको नहीं ले जाऊंगा, जहां जहां लगेगा वहां मैं आपको स्क्रीन से बाहर, जैसे मैं करता हूं ना, अगर आप देख रहे हो मेरे लेक्चर से, तो मैं क्या करता हूं, बीच में आपको बोलता हूं कि चलो स्क्रीन से बाहर आओ। स्क्रीन से बाहर आओ मतलब थोड़ा सा ध्यान बाहर की दुनिया पर रखो और चीजों को रिलेट करके बताता हूं कि दुनिया कितनी सुंदर है, ठीक है। सिर्फ इतना तो नहीं देखना भाई, ये फोन की स्क्रीन में सिर्फ इतना नहीं देखो, बाहर दुनिया पे देखो, देखो तो सही। मैक्सिमम देखो, पहली चीज, इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, बहुत ही सही तरीके से याद रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ये क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या होगा हैं? अरे सुनो ये जो n है ये है ऑर्बिट का नंबर, जैसे एपी में होता है ना, एपी तुम लोगों ने, सॉरी कंफ्यूज नहीं, एन मतलब कौन सी शेल है, कौन से नंबर की। फर्स्ट शेल है तो n = 1 हो जाएगा, सेकंड शेल है तो n = 2 हो जाएगा, थर्ड शेल है तो n = 3 हो जाएगा, फोर्थ शेल है तो n = 4 हो जाएगा। ऐसे करते 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 ये हमारे पास में फॉर्मूला आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सेकंड में कितने हो सकते हैं, थर्ड में कितने हो सकते हैं, फोर्थ में कितने हो सकते हैं। यह चीज हमको इस फॉर्मूला से पता चली। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको यह पता चला कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, करके बताओ, अरे करके बताओ। ये बोल दी मैंने n की वैल्यू, फर्स्ट का मतलब n = 1, सेकंड ऑर्बिट का मतलब n = 2, थर्ड का मतलब 3, फोर्थ का मतलब 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, 2, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो 1, जहां पे n है वहां पे वो आ जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1
इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब क्या? अरे कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूँ ना सब कुछ। मैं अरे स्पून फीड इतना शानदार करवाता हूँ। नहीं, इसको स्पून फीडिंग नहीं बोलते, इसको कंफ्यूजन क्लियर करना बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यार, ये क्या है? न्यूक्लियस है यार, बीच वाला। क्या यार प्रणय, इसके आसपास ये ऑर्बिट्स हैं अलग अलग। ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स थी सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। थर्ड ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? थर्ड ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ में कितने हो सकते हैं? ये देखो, मैं अभी है ना आपकी फिर से, अभी ये तो इतना बताया ना, अभी मैं आपको फिर से एक शॉक दूंगा। अभी देखो, शॉक का वेट करो। 2 इंटू फोर्थ में कितना हो जाएगा? 4 4 16, 32 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी सिंपल। क्या करना है? अरे कुछ भी नहीं करना है, वैसे फॉर्मूला लगाना है। किसी ने पूछ लिया कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते, तो बस बोलो 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n2 करके याद कर लो इसको, 2n2। ठीक है। अभी 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 क्या है? अभी ऐसा कुछ है कि the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8 even though it has more capacity. This is called octet rule. मतलब ये है कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोल दोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा तो आपने उसको बोल दिया, बट प्रैक्टिकली जो असली एटम होता है उसमें जो भी आउटर मोस्ट शेल होती है ना, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह ही नहीं सकते। ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंसिस्ट ही नहीं कर सकते। मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में, अगर थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये बात अभी के लिए ध्यान रखो, ये चीजें आपकी 10th 11th में और बताई जाएंगी कि ये तो फिर ये फॉर्मूला ही क्यों दिया, हाँ कुछ और ही दे देते हैं। पहले हम खुद से बता देते कि भैया पहले वाले में 2 रहेंगे और बाकी सब में 8 रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है भाई। पर अभी हमको जितनी जाननी है उतनी बताएंगे, फालतू का ज्ञान मैं आपको बताऊंगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी क्या ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि बस ये फॉर्मूला है, पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं मैक्सिमम, भले ही उसकी ज्यादा कैपेसिटी हो। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। हम है ना आगे चल के बहुत सुनेंगे कि इसका ऑक्टेट बन गया, इसका ऑक्टेट बन गया। ऑक्टेट बनने का मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं आउटर, मतलब जो इसकी हर एटम की खासियत, मतलब स्टेबल कैसे होता है एटम स्टेबल तब होता है, स्टेबल मतलब स्थिर, वरना ऐसा इधर उधर घूमता रहता है पागल जैसे, कह रहे कोई मिल जाए। पर वो स्टेबल कब होता है, शांत कब होता है, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट केवल एक ही ऑर्बिट है उसमें, तो अगर आउटर मोस्ट यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है आउटर मोस्ट, मान लो कि जिसमें केवल एक ही ऑर्बिट है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सेम अगर मान लो कि अगर इसमें 2 ऑर्बिट होती तो इसमें तो 2 होनी चाहिए थी, बट इसके बाद में जो अगली ऑर्बिट है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, फर्स्ट वाली को छोड़ के, फर्स्ट वाले के लिए 2 याद रखो, उसके बाद जितनी भी ऑर्बिट्स हैं किसी भी ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो मतलब जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर, जैसे कि अगर टोटल 3 ऑर्बिट्स हैं एटम के अंदर, उस पर्टिकुलर एटम के अंदर 3 ऑर्बिट्स हैं, तो थर्ड ऑर्बिट में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो एटम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in given shell unless the inner shells are filled, that is the shells are filled in a stepwise manner। मतलब ये कि जब ऐसे इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं, मान लो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में मैंने बोल दिया, जैसे सोडियम मान लो, सोडियम में क्या होता है हमने पढ़ा था ना पहले, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें। ठीक है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मान लो कि ये सोडियम के एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी इसमें कितनी शेल्स हो जाएंगी? अभी देखो, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे लगता है, अभी बस ना रफली सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा सुनो, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? तब आएंगे, देखो क्या बता रहा है, स्टेप वाइज मैनर, यानी कि पहले इनर शेल्स भराएंगे, पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे भरना, बाहर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आ सकते हैं ना, 2n स्क्वायर के हिसाब से पहली वाली में 2 आ सकते हैं, तो हमने 2 भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, ये डॉट डॉट को इलेक्ट्रॉन मान लो। फिर दूसरी ऑर्बिट पे चले तो कितने हो गए? 11 में से अब कितने बचे? 11 में से 2 भर दिए तो 9 बचे। अब 9 को हम कैसे भरेंगे? इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
नो, नहीं, नो इसमें नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है, तो अब हम जो है तीसरी ऑर्बिट पर जाएंगे। अब ये 8 भी भर दिया, बचा केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। एज सिंपल एज दैट। मतलब अंदर से बाहर की तरफ स्टार्ट करना है, अंदर से नीचे से। मान लो कि किसने बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन भर के दे, तो इसमें तो आप कैसे करोगे? पहले अंदर वाले ऑर्बिट में भरोगे, फिर बाहर 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 भरते जाओगे। ठीक है, जो बेचारा अंदर है, जो न्यूक्लियस के पास है, उसको थोड़ा प्रिविलेज तो मिलना चाहिए ना। बेचारे न्यूक्लियस के पास में, उसको कुछ तो एडवांटेज दो जीवन में। ठीक है, मेरा फेवरेट, वैलेंसी की विस्तृत चर्चा। मैंने इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं डालने, क्योंकि मैं ये चीज आपको पूरी की पूरी हाथ से समझाने वाला हूं। मैं कैसे समझाने वाला हूं, मैं क्या बात करने वाला हूं इसके अंदर, वो जरा ध्यान से सुनो। बात कुछ ऐसी है कि वैलेंसी क्या होती है। हमने भैया कल तो पढ़ा था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम या ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, सब क्या है? ये सब वैलेंसीज है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। पर ये निकलती कैसे है? कंबाइनिंग कैपेसिटी आएगी कैसे? पता कैसे चलेगा कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वो हमको पता चलेगा इस फंडे से, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, उससे कैसे पता चलेगा? देखो फटाफट सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो, मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे बताता हूं कि पहले तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मान लो। देखो दो चीजें हैं इस पे, हाँ दो चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं, जिससे आप काफी क्लियर हो जाओगे, जो मैं अभी लिख के रखूंगा कॉन्स्टेंटली। कंबाइनिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell of atom, या फिर रिक्वायर्ड नंबर। अभी क्या लिखा है मतलब समझोगे अब इसका कैसे। कुछ ऐसे कि ये एटम है, सॉरी यार, ये क्या है यार, ये न्यूक्लियस है यार, प्रणय यार, बार बार क्या हरकत है ये। ठीक है, अभी सोडियम की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सोडियम की बात कर लेते हैं, जिसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने कुछ इस टाइप से भर दिया। ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट। अरे ये तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, यार क्या ड्राइंग किया भैया। ये दूसरी ऑर्बिट अलग अलग कलर में कर देनी चाहिए थी वैसे मुझे, बट कोई बात नहीं। ये तीसरी ऑर्बिट, समझ में आ रहा है ना? क्या कर रहे थे हम? सोडियम में भर रहे थे, 11 इलेक्ट्रॉन है, कैसे जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक सेकेंड ज़रा रुकना, एक सेकेंड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अंदर सबसे, ये याद कर लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा कि सबसे अंदर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सबसे अंदर वाली में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 8 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ आ गए। और 11वां जो बचा, ये 8 और 2 10 हो गया, 11वां जो बचा एक यहाँ पे आ गया। अब देखो हमने क्या देखा था कि जब भी कोई शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी कैपेसिटी के बराबर हो जाते हैं। कैपेसिटी बोले तो, ये कैपेसिटी वर्ड यूज नहीं करते हम यहाँ पे। जब भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल पकड़ लेते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, अगर मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे कि इसमें एक से ज्यादा, अगर एक ही होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत केवल 2 ही एलिमेंट है जिसमें एक वो होती है, क्या बोलते हैं, एक ऑर्बिट होती है, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, बाकी सब में मिनिमम 2 होती है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादातर आपको 2 का ही बताऊंगा। इसलिए ऑक्टेट रूल को हमने इसलिए बोला है क्योंकि ज्यादातर ये यूज होता है। तो जब भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे तो एटम जो है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये सोडियम के पास में आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या चाहिए? अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तब जाएंगे स्टेबल हो जाएगा। अभी स्टेबल नहीं है ये, अभी ये एटम स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, जब मैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो स्टेबल हो जाएगा? नहीं, हो तो जाएगा, पर 7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत तकलीफ का काम है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सारी प्रोसेस लगती है 7 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एक एटम के अंदर। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अनफीजिबल है, क्योंकि इतने सारे जब आप इलेक्ट्रॉन्स घुसा दोगे तो बहुत सारा नेगेटिव रिपल्शन होना चालू हो जाएगा, बहुत नेगेटिव रिपल्शन होना चालू हो जाएगा। ठीक है,
नेगेटिव पॉजिटिव और रिपल्शन अट्रैक्शन बड़ी दिक्कत आती है उसमें, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हमको कम खिलवाड़ करनी पड़े। कम खिलवाड़ कैसे? हमारे पास में दो चॉइस है अब, या तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर आप इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये दो चॉइस है। इसमें से जो काम हमको सस्ता पड़ेगा वो हम करेंगे, जो सस्ता पड़ेगा वो हम करेंगे। सस्ती चीजें करते भाई हम कंजूस हैं, क्या करेंगे हम? अभी या तो मैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डालूं, या फिर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसी को बाहर निकाल दूं। इससे क्या होगा, जब मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूंगा तो ये जो शेल है, ये जो आउटर मोस्ट शेल थी, इसका कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। और फिर जो अंदर वाली शेल है, मतलब ये तो हट जाएगी क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसको कोई मतलब इसको हम ज्यादा कोई इज्जत देंगे नहीं। तो अब जो अंदर वाली जो ये बचेगी हमारे पास में ऑर्बिट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, हो गया ना स्टेबल। सस्ता काम पड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 7 डालने की बजाय 1 निकाल दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। वही चीज होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है अब मैं आपको बताता हूं। जैसे ये तो हमने सोडियम का केस देखा, ठीक है, ये तो हमने सोडियम का। मान लो कि कोई सा और एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी इसको हटाओ, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन के अंदर क्या होता है? क्लोरीन के अंदर अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, ऑब्वियसली। सेकेंड शेल में कितने अभी इलेक्ट्रॉन्स भाई, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बता दी कि इसमें कितने होते हैं? अरे एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपको एटॉमिक नंबर दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें। सेकंड वाले में आप देखो क्लोरीन का, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये कैसे लिखते हैं। चलो यार, ये सभी चीज मैं यही बता रहा हूं तो आगे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अच्छे से ही सुनते हैं, इसको भी हटा दो। क्लोरीन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है, क्या होता है? अरे क्या होता है? 17, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो अभी देखो एक बार और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे सारे एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का ये रहा, ये देखो, ये रहा एटॉमिक नंबर 17, ये रहा एटॉमिक नंबर 17। यार ये आपको बताऊंगा अभी मैं। तो 17 है एटॉमिक नंबर इसका क्लोरीन का। तो अभी हम कैसे, हमको इलेक्ट्रॉन्स भरना आना चाहिए। कैसे भरेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें डाल देंगे, ये तो समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें जाएंगे। सेकंड वाले में, ठीक है, अब देखो 17 थे, 17 में से कितने गए? 2, कितने बचे? 15। सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो पूरे के पूरे 8 ही डाल देंगे हम, ठीक है। अंदर से बाहर भरना है पहले, जब तक अंदर की नहीं भरेगी तब तक अगली भरा भी नहीं सकते। 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाली है, थर्ड वाले में कितना आएंगे? कितना? 8 और 2 10, सॉरी 8 और हो गए, ठीक है। तो अब कितने बचे हमारे पास में? 7 इलेक्ट्रॉन। हमको 7 इलेक्ट्रॉन डालने, तो हम थर्ड वाली में 7 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब अगर ये थर्ड वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये स्टेबल हो जाता क्लोरीन का एटम। अभी स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाता तो स्टेबल हो जाता। अब देखो अगेन मेरे पास में 2 चॉइस है, हमेशा मेरे पास 2 चॉइस है, या तो आप निकाल दो या फिर आप डाल दो। अगर मैं निकालूंगा तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ता काम क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, सिंपल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, खुश हो गया, स्टेबल। तो यही होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? अब देखो वैलेंसी पर्टिकुलरली क्या होती है। वैलेंसी एक ऐसी चीज, वैलेंसी बेसिकली ये होती है कि कितने एटम्स की हेराफेरी करनी है आपको। अरे क्या वर्ड ढूंढ लिया भाई, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा शायद ये। हेराफेरी, आपको कितने एटम्स की हेराफेरी करनी है किसी भी पर्टिकुलर, कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करनी है। हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, दे रहे हैं, उसी की हेराफेरी कर रहे हैं। तो कितनी इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करनी पड़ेगी आपको अपने एटम को क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए। बस उसको वैलेंसी बोलते हैं। मतलब ये इस हिसाब से सोचो कि सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? सोडियम में कितने थे? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो अभी हम क्या कर रहे थे? हम इसमें सोच रहे थे कि याला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल दें। इसको बाहर निकाल से क्या होगा? 2 और 8 स्टेबल हो जाएगा। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी की? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई सोडियम की? 1। वहीं पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, Cl की बात करूं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है? अरे बहुत सुनने में ऐसा लगता है, डर जाते हो, पर होता कुछ नहीं है, होता बस इतना सा है। ये जो मैंने लिखा ना 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कैसे ही लिखा मैंने भाई? मैं शेल वाइज लिखूंगा। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8। या आप एटॉमिक नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि जैसे इसका 17 होता है, तो पहले वाली में 2 डाल दिए, बचे 15, दूसरे वाले में 8 डाल दिए, बचे 7, तो तीसरे वाले में कितने जाएंगे? 7। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लो बहुत सारी चीजें तो इसी स्लाइड में कवर कर दी मैंने। बचा क्या आपके जीवन में? अब मैं क्या सोच रहा था कि इसमें सस्ता क्या पड़ेगा? इसमें सस्ता पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन को डालना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी हुई यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी क्लोरीन की? 1।
दोनों की वैलेंसी 1 हो गई। समझ लो, दोनों की वैलेंसी नहीं, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो बेसिकली इससे हम ये निकाल सकते हैं चीज कि जिन भी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 5 6 7 8 लिख देता हूं पहले, ठीक है, ये सब है। तो 1 से लेके 4 तक जो वैलेंसी होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी बात है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4, जब भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है तो वैलेंसी क्या होगी, वही नंबर, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 है, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 2 है, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 3 है, और किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 4 है। और जो बचे हुए 4 हैं इनको इजीली कैसे समझा सकते हो, इनको इजीली ऐसे समझा सकते हो ना, अब भाई सीधी सी बात है, देखो अगर 5 है आउटर मोस्ट शेल में तो मुझे स्टेबल करने के लिए 8 देना है, 8 करना है, तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसमें 3 दूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, या फिर इसमें से 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लूं। पर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना काफी महंगा काम है, तो मैं क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगा, तो ये 3 हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने 5 से लेकर 8 तक वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस कर दिया, 8 माइनस ये x, जो भी x है, जहां पे x ये है, x ये है, x ये है, x ये है, मतलब बस ये कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 = 3। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 8 - 6 = 2। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 7 = 1। और किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये स्टेबल है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसकी वैलेंसी नहीं, वैलेंसी अब क्या सोचा था, अब ध्यान से देखो, अब वो पहला लाइन क्या थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब भाई मान लो कि किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो उसकी जो वैलेंसी होगी 0, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो गई, उसको कंबाइन होने की किसी के साथ जरूरत ही नहीं बची। ठीक है, समझ लो, बस इतना सा खेल है वैलेंसी का, इतना सा खेल है वैलेंसी का। ठीक है, वैसे मैंने अभी आपको क्लोरीन का बताया था, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 2 8 7, बोले तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने क्या किया इसकी वैलेंसी निकालने के लिए, अब देखो 1 से लेके 4 तक तो हम वैलेंसी को यही बोल देते हैं। ठीक है, जो भी नंबर है वो, जैसे कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में तो 2 बोल दिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में तो 3 बोल दिया। पर 5 से लेके 8 तक हम 8 माइनस करके बोलते हैं, 8 - x, जो भी 5 से लेकर 8 तक की वैल्यू। तो यहाँ पे कितने 7 हैं, तो क्या हो जाएगा 8 - 7 = 1। ये हो गई वैलेंसी इसकी। समझ में आया? बस किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बट ये तरीका थोड़ा आसान है, याद कर लो। 1 से 4 तक वही वैलेंसी है, 4 से लेकर 8 तक जैसे ही नंबर बढ़ेगा वैसी वैलेंसी 8 माइनस हो जाएगी, 5 से लेकर 8 तक, सॉरी। अब आते हैं भाई इस चीज पे यार, ये जो चीज है ये अब मैंने इतना बता दिया, मैंने सोचा था कि मुझे काफी तकलीफ होगी एक स्लाइड में, क्योंकि स्लाइड इसमें इतनी थोड़ी डिफिकल्ट है, बट मैंने आपको एक ही स्लाइड में इतना कुछ बता दिया तो काम काफी आसान हो गया। ये टेबल आपके एनसीईआरटी के, ठीक है, ये टेबल याद कर लो, याद कर लो, मतलब इसमें से केवल 1-2 चीजें भी याद करोगे ना तो बाकी खुद आप निकाल लोगे। जैसे मान लो आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया, एटॉमिक नंबर अगर केवल आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद है, उसके लिए आपको उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद करना है। एक बार आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद कर लिए तो आप मास नंबर भी बता सकते हो। मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर आपने न्यूट्रॉन्स याद कर लिया और एटॉमिक नंबर याद कर लिया तो आपका जीवन सफल, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये जो शेल्स थी ना, ये जो मैंने आपको बताई थी, इनको नाम दे दिए गए KLMN। KLMN मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, कहने का बहुत डिफिकल्ट, और KLMN आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। ये जो फर्स्ट शेल होती है ना, जिसको मैं आपको फर्स्ट लिख के बता रहा था, फर्स्ट शेल, उसी को हम K शेल बोलते हैं। सेकेंड वाली को हम L शेल बोलते हैं, थर्ड वाली को हम M शेल बोलते हैं, और फोर्थ वाली को हम N शेल बोलते हैं। इसके बाद भी होती है, बट इसके बाद बहुत ही रेयरली, मतलब ऐसा इतना ध्यान हमको घुसना नहीं है। ठीक है, हमको बस 4 तक ही है मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें। इनफैक्ट आप 11-12 में मैक्सिमम आपको ये KLMN ही दिखेंगी। KLMN क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेल्स। K मतलब फर्स्ट, L मतलब सेकेंड, M मतलब थर्ड, N मतलब फोर्थ। अब देखो यहाँ पे सबकी वैलेंसी दी हुई है। वैलेंसी निकालना मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, या तो एटॉमिक नंबर मिल जाए आपको या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो आप निकाल लोगे वैलेंसी, क्योंकि एटॉमिक नंबर वही हुआ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की क्या है 1, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसकी 2 है हीलियम की तो इसकी वैलेंसी 0। क्यों?
अरे भैया तो 2 होनी चाहिए था ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बात ध्यान रखो, ये हाइड्रोजन और जो हीलियम है ना, बस इन्हीं दोनों के केस में दिक्कत आती है, इन्हीं दो के केस में दिक्कत आएगी, क्योंकि यही दो, ये देखो, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हीलियम, बस यही दो एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिसमें केवल एक शेल है। अब वो उस एक शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अल्टीमेटली वैलेंसी क्या आती है कि आउटरमोस्ट शेल में स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब ये हीलियम तो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जांपल पहले से याद कर लो, क्योंकि बाकी सारे तो एक जैसे हैं, बट ये हीलियम थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते स्टेबल करने के लिए, उसके बाद से आता है 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला खेल, ठीक है। तो जो मैंने आपको 4 माइनस करने का बोला, वो सब के शेल के बाद से स्टार्ट हुआ, यानी कि एल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लिथियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? लिथियम में देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी देखो एक बात और सुनो, हर बार ये जो 8 माइनस करने वाली ट्रिक मैंने बताई ना आपको, ये जो चीज है, ये इसको अपनाने से पहले आप एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये लिथियम में, जैसे कि आप सोचोगे ना कि अरे यार ये तो 3 होनी चाहिए थे, बट एक ही क्यों है? ये एक ही इसलिए है क्योंकि भाई जो फर्स्ट, अब मान लो मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से ये होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई फर्स्ट शेल बचेगी, ये वाली तो हट जाएगी, ये वाली हट जाएगी, फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो दिक्कत है आपको केवल के और एल वाले इसमें आएगी हल्की सी, बाकी सब में आपका 8 माइनस ही चलने वाला है, ठीक है। जैसे कंप्लीट, जैसे ये वाला है, ये है हमारा पास बेरिलियम क्या बोल रहा है? बेरिलियम क्या बोल रहा है कि इसके देखो, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मेरे पास में 2 चीजें हैं, या तो मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूं स्टेबल करने, मैंने आपको तो वही बताया, पहला फंड आपको ये चेक करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करनी है, पहले हेराफेरी पे ध्यान दो। या तो मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूं आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए, या फिर इन 2 को निकाल दूंगा ताकि अंदर वाले में केवल 2 ही बचेंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई, 2 होनी चाहिए, ये देखो 2 है। ऐसे करके इसकी देखो, ये वाले की देखो, कार्बन की देखो, कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 मतलब भाई, अब ये कार्बन एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, बट अभी के लिए आप इतने ध्यान रखो कि इसमें 4 होती है आप, क्योंकि भाई 4 8 माइनस 4 भी 4 ही हो रहा है, और 4 तो 4 है ही ठीक है। पर इसमें क्या इलेक्ट्रॉन लेंगे कि देंगे, ये 10th में आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको कार्बन पे ध्यान नहीं देना है। फिर जैसे आप इधर आओ, नाइट्रोजन पे आ जाओ। जैसे ही नाइट्रोजन पे आए, वैसे ही हमने देखा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना ज्यादा आसान है। देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे। अब या तो मैं 5 निकालूं या फिर मैं 3 डालूं, 3 डालना सस्ता पड़ रहा है तो 3 डाल देंगे, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये रही 3। ऐसे करके, जैसे अब मैं केवल एक ही बताऊं, जैसे फॉस्फोरस है, या फॉस्फोरस नहीं देखते क्योंकि फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक्सेप्शन क्यों है, इसकी अभी आपको कोई दिक्कत, इसका अभी आपको कोई ध्यान नहीं करना है, एक्सेप्शन है, बस बहुत हाई केमिस्ट्री में आता है, 11 12th में आपका, पर अभी इस पर ध्यान ही मत दो, ठीक है। क्लोरीन भी छोड़ो, क्लोरीन कर लिया। एल्यूमिनियम पे ध्यान दे दो। एल्यूमिनियम में कितने भाई? 3 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, या तो मैं 5 दूं या फिर 3 निकाल लूं, क्या आसान है? 3 निकालना आसान है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई, ये एल्यूमिनियम और वैलेंसी इसकी 3, ठीक है। क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, या तो मैं 7 निकालूं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, 1 इलेक्ट्रॉन डालना सस्ता है तो 1 हो गई इसकी वैलेंसी, और फिर वैसे भी अगर आप 8 माइनस 7 कर दो तो 1 ही आएगा। वेरी सिंपल। अब पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? वो ये है कि ये जो हीलियम था, जैसे हीलियम है, इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, मतलब अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में, हम ये सब खेल क्यों खेल रहे हैं? वैलेंसी का खेल ही क्यों रहे? कितने इलेक्ट्रॉन्स देना, दे क्यों रहे इलेक्ट्रॉन्स? स्टेबल करने के लिए। पर कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टेबल है, जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस जो आपके पीरियोडिक टेबल के जो सबसे लास्ट में जो है ना, जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है आपका, ठीक है, आर्गन है, क्रिप्टन है, नियॉन है, हीलियम है, ये जो है ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस क्यों? क्योंकि वेरी हाईली स्टेबल होती है। हाईली स्टेबल क्यों? इसीलिए क्योंकि हीलियम पहले से सेटिस्फाइड है, इसके पास में पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कोई जरूरत ही नहीं किसी के साथ रिएक्ट करने की। सिमिलरली अगर मैं नियॉन की बात करूं, हीलियम के नीचे नियॉन आता है, नियॉन में भी अगर आप देखो तो इसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये भी ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल है, तो इसमें भी हमको कोई हेराफेरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसके तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही 0 है, इसकी भी वैलेंसी 0 हो जाएगी क्योंकि ये कोई कंबाइन करेगा ही नहीं, ठीक है। आर्गन की बात करूं तो ये भी ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स है। भाई हम अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स देना। अब जिसके पास में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्यों परेशान कर रहे हो उठा के यार? उसको अपना जीवन खुशी से जीने दो ना। तो इसीलिए जो नोबल गैसेस होती हैं, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करते,
ठीक है, वेरी सिंपल। हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड? ओ माय गॉड, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा क्यों निकल रहा है? इसके बाद हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं? थोड़े से हैं, बट मैं फटाफट कंप्लीट करूंगा यार, बहुत सारा बता दिया मैंने। हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड? NaCl का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखो हमको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करनी है। तो अब ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा था 281 और क्लोरीन का कुछ ऐसा था 287। अब देखो सोडियम और क्लोरीन दोनों मिले दूर से, हाँ सोडियम हाँ क्लोरीन, इन्होंने सोचा कि यार हमको स्टेबल होना है, हम दोनों ही अनस्टेबल है, हमको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए यार क्लोरीन क्या चाहिए? बोले कि मेरे को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और क्लोरीन ने सोडियम से पूछा कि भाई तेरे को क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मेरे को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो इन्होंने देखा, अबे तेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तू एक काम कर, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, तो तेरे पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि ये हट जाएगा, और मेरे पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि तेरा वाला मेरे पास आ जाएगा। तो भाई ये तो बॉन्ड बन गया। क्या बात है, क्या बात है। तो अब देखो जो NaCl बन जाएगा ये। अब जब ये NaCl बना तो अगर मैं इसके आयंस की बात करूंगी कैसे बना, तो ये बना Na+ से और Cl- से, Na+ से और Cl- से। मतलब कि भाई मैंने जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिया तो ये 28 यानी कि इस पे एक पॉजिटिव आ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें पहले ही थे, पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों 11-11 थे, ठीक है, अभी 11-11 है, पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया क्लोरीन को, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 10, और प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी चेंज हो रहा है, तो प्रोटॉन तो प्लस का चार्ज देगा, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप माइनस करोगे 11 - 10 को तो +1 आ जाएगा, तो इसलिए सोडियम में +1 का चार्ज है। सिमिलरली क्लोरीन के केस में इसमें क्या थे? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, हमने इलेक्ट्रॉन एक और ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, या 8 और 2 10 और 8 18, तो इसका जो नेट चार्ज हो गया कितना हो गया? -1 हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो Cl- हो गया। तो ये दोनों क्या बन गए? ये आयंस हैं, और ये आयंस बना रहे हैं NaCl बॉन्ड को, इसलिए इस टाइप के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। जो बॉन्ड्स आयंस बनाते हैं या जिस बॉन्ड को ब्रेक करने पे हमको फ्री आयंस मिलते हैं, जैसे कि इसको अगर मैं तोड़ दूं, ये NaCl की जो अच्छी वाली दोस्ती हुई थी, इसको मैं अगर तोड़ दूं तो मुझे Na और Cl नहीं मिलेगा, मुझे Na+ और Cl- मिलेगा। जब इनको तोड़ेंगे ना तब ये इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी नहीं कर पाएंगे, फिर जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जैसे सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया था, तो जैसा था वो, और क्लोरीन में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था Cl-, ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो Na और Cl- में ब्रेक होगा। ऐसे ही सारे कंपाउंड्स बनते हैं। H2O की बात कर लो, H2O भी वैसे ही बना है, ठीक है। अब थोड़ा सा जिसमें ये 2 आया ना, थोड़ा सा अभी 2 क्यों आया, जैसे ऑल तो ये H+ और OH- से बना है, ठीक है, H+ OH- से बना है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज, बट एनीवेज हम केवल आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। NaCl का एक एग्जांपल बढ़िया है, चाहे तो और भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे अभी NaCl, अभी आपने कैसे याद किया? अभी इसके पहले चैप्टर में आपको क्या बताया था कि Na+Cl- से 2 आयंस है, ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो ये Na1Cl1, पर ये 1 है तो हम लिखते नहीं है, NaCl। वैसे ही अगर Ba2+ था और Cl- था, तो हमने क्या किया? क्रिस क्रॉस किया, तो ये क्या हो गया? Ba, ठीक है, और ये 1 इधर, या 1 नहीं लिखते हम, और Cl, ये 2 इधर चलाएगा, BaCl2। सिंपल। कैसे कंपाउंड बने? कंपाउंड बस ये बने, कंपाउंड दो जब कंपाउंड बन रहे हैं, ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है, तो ये दोनों ऐसे बॉन्ड बनेगा कि ये दोनों की इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाए, ताकि दोनों स्टेबल हो। अल्टीमेटली हम जा कहां रहे हैं भाई? हम इतना सब कुछ पढ़ के जा कहां रहे हैं? अल्टीमेटली हम स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हैं। जीवन में सब स्टेबल होना चाहते हैं, एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं भाई, क्या बुरा है? ठीक है, अभी ये चीज मैंने डिस्कस कर ली थी, ज्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करते। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर प्रोटॉन्स। याद कैसे करना था? मास, मैक्सिमम मास का कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में, सेंटर में क्या क्या न्यूक्लियस में मैक्सिमम मास कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर में मैक्सिमम मास जो है, ऑल ऑफ द मास, ऑल ऑफ मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए मास नंबर बोल दिया। अब ये लिखते कैसे हैं? देखो, इसको लिखने का एक तरीका होता है। लिखने का तरीका कैसा होता है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि Na या Cl या H या O या फिर C फॉर कार्बन, या फिर B या फिर Be या फिर ये बेरियम, ठीक है। ये जो होते हैं सिंबल होते हैं एलिमेंट के, सॉरी ये सब सिंबल होते हैं एलिमेंट के। तो हमको जब भी मास नंबर और ये सब लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? ऊपर आता है हमारा मास नंबर और नीचे आता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से। कंफ्यूज मत होना, हाँ, ये मत बोलना कि भैया अरे ये एटॉमिक नंबर ए तो ये ए, नहीं 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 नहीं, ये उल्टा खेल है, ये याद रखना पड़ेगा। मास नंबर बोले तो ए,
और एटॉमिक नंबर बोले तो Z, बस बोल देना, अरे उल्टा था, बस इतना ध्यान रखना उल्टा था। तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब आप एटॉमिक नंबर को एक लेने जा रहे होगे तो आपको याद आएगा, अरे वो प्रणय ने बोला था कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर इन दोनों में चीजें उल्टी है, उल्टा है, इनका जो नाम है वो उल्टा है, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ ए आ ही नहीं सकता, ए नहीं आया तो क्या बचा Z, A to Z में क्या बचा Z, ठीक है। Z अभी लिखते कैसे हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट और ऊपर आप हमेशा लिखोगे मास नंबर, नीचे लिखोगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो मैं ऊपर यहां पे लिखूंगा इसका एक्चुअल जो एलिमेंट को लिखने का बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है वो ये वाला होता है, जिसमें आप एलिमेंट का एक मास नंबर भी स्पेसिफाई कर रहे हो, एटॉमिक नंबर भी स्पेसिफाई कर रहे हो। मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर से कुछ कुछ निकाल के बताओ, तो और एलिमेंट ऐसा दे दिया कि ऊपर उन्होंने मास नंबर दे दिया, नीचे एटॉमिक नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, मतलब ऊपर वाला क्या है। इसको याद कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है, ऊपर ए है नीचे जेड है, कैसे याद करोगे, अरे कोई सा भी एलिमेंट है, मान लो एक्स एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम एक्स है, ए जेड, बस लेफ्ट साइड लिखा है हमने ए जेड, ऊपर ए नीचे जेड, ए टू जेड जैसे लिखते हैं वैसे ऊपर ए नीचे जेड। अब ये सब कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये टेबल में दे रखा है, मान लो कि मैं बोरॉन की बात कर रहा हूं, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, और बोरॉन का मास नंबर क्या होगा, मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर क्या होगा 11, ठीक है, मास नंबर क्या होगा 11। तो बोरॉन में क्या लिखूंगा मैं, बोरॉन का मास नंबर यानी कि ए इज इक्वल्स टू क्या था 11, और आपका एटॉमिक नंबर यानी कि Z क्या था 5, तो ये ऐसा लिखूंगा मैं 11 5, ये लिख दिया, बस सिंपल। अब देखो तीन टाइप की चीजें होती है इसमें जो आपको ध्यान में रखनी होती है, कुछ एक होती है आइसोटोप्स, एक होती है आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर मैं आपको क्विकली बता दूंगा कि आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या, ऐसे सिंपल तरीके से बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, टोपी, टोपी पिना दी, आइसोटोप्स, तीनों में आइसो 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 आ रहा है, आइसो बोले तो सेम, सेम मतलब आइसोटोप्स वो होते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट हैविंग डिफरेंट मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अल्टीमेटली था क्या भाई, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो हो सकता है ना कि मान लो कि किसी के अंदर 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया उसका, अरे एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 40 हो गया। और मान लो किसी के पास 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसका भी 40 हो गया। तो ऐसे केस में भाई एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है। तो जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि इन दोनों, ये जैसे मान लो ये एक्स एलिमेंट था, ये वाई एलिमेंट था, जरूरी नहीं कि इनका मास भी सेम हो। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं और मास अलग होता है, ठीक है। इसको याद करने की टेक्निक क्या है, कैसे याद करोगे, आइसोटोप्स एटॉमिक ट ट दोनों में ट आ रहा, आइसो के बाद में ट आया और एटॉमिक में ए के बाद में भी ट आया, तो जहां जहां ट आया एटॉमिक में ट आता है और आइसोटोप्स में ट आता है, ट ट ट ट। तो ये जो ट ट से आप निकाल लो कि हाँ भाई आइसोटोप्स, टी मतलब एटॉमिक, टी एटॉमिक नंबर सेम, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, दो टाइप के नंबर ही तो थे, एटॉमिक नंबर मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, देखो एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि अब देखो एग्जांपल देख लेना यार, देखो क्योंकि वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम और मैं इस लेक्चर को और लंबा नहीं खींचना चाहता इस चीज के कारण। बहुत ही आसानी से एग्जांपल ढूंढ सकते हो, करना क्या है आपको, करना कुछ भी नहीं भाई, किसी भी 2-3 एलिमेंट ढूंढो जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बोले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है वो सेम है और मास नंबर अलग है, सिंपल। अब आप सोचोगे अरे ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, इस पर आपको वैसे इतना ध्यान देना नहीं है, बट स्टिल आप सोचोगे कि भाई एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली, अब एटॉमिक मास अलग है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता ही देता हूं, इसके एग्जांपल्स आपको वहां नहीं मिलेंगे क्योंकि आइसोटोप जो होते हैं ना वो जनरली सेम एलिमेंट के होते हैं। जैसे हमने कार्बन 12 आइसोटोप पढ़ा था ना, कार्बन 12 आइसोटोप क्या है, कार्बन का ही एक प्रकार है, वैसे ही हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन का ही एक प्रकार है, वैसे ही क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, वो क्या है, क्लोरीन के ही 2 प्रकार है। तो जनरली आइसोटोप्स के केस में जो एलिमेंट है वो सेम होता है और उसी के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं आपसे, तो हाइड्रोजन के केस में 3 टाइप के आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो तीनों का ही 1 होगा क्योंकि आइसोटोप्स है, जिसका मास नंबर होता है 1। एक होता है जिसका, देखो नीचे एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं हम, नीचे एटॉमिक नंबर है Z फॉर एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखेंगे, जिसका मास नंबर होता है 2, और एक होता है जिसका मास नंबर होता है 3। ये 3 टाइप के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनका नाम भी है, इसको ये 1 वाले को हम प्रोटियम बोलते हैं, दूसरे वाले को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखो, ठीक है।
तो आइसोटोप्स कितने होते हैं? आइसोटोप्स मतलब एक ही एलिमेंट के जनरली 3 टाइप के होते हैं। ये आइसोटोप्स क्यों है? क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, बट जो मास नंबर है वो अलग अलग है। ठीक है, तीनों का मास नंबर जो है वो क्या है? वो विस्तृत है। विस्तृत बोले तो अलग है। ऐसे ही कार्बन के भी 2 होते हैं। कार्बन के 2 क्या होते हैं? 12C6 और एक 14C6। ठीक है, ये 2 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12 और 14 है। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल बता रहा हूं, तीनों याद रखना है। क्लोरीन का बताऊं, क्लोरीन के क्या होते हैं? एक होता है 35 और एक होता है आपका 11, तो ये रहेगा 37। ठीक है, ये होते हैं। तो आप बोलोगे कि अरे भैया यार ये क्लोरीन तो अलग अलग टाइप से एग्जिस्ट करता है, मतलब ये बेसिकली है क्या? क्लोरीन जो एक एलिमेंट था वो हमेशा ऐसे ही एग्जिस्टिंग करता है। वो दो टाइप के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो ये 35 जिसका जो मास नंबर है वो 35 है, और एक जिसका मास नंबर है 37। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि है क्लोरीन के टाइप। तो एटॉमिक मास फिर क्या होगा? एटॉमिक मास में कंफ्यूज फिर हो गया मैं भैया। अब ये तो इसका तो 35 बता दिया, इसका 37 बता, तो क्लोरीन का फिर हम 35.5 क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एक्चुअली एटॉमिक मास जो होता है आपको इस कैलकुलेट नहीं करना है। एटॉमिक मास आपको जितना दिया ना उतना याद करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना है उसको याद करना है, उसको कैलकुलेट करने में। बट एटॉमिक मास एक्चुअली होता है इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब ये जो क्लोरीन है ना, इसके अलग अलग टाइप के एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। क्लोरीन के, कार्बन के, हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप के एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरी तरह सेम है, बट उनके केवल मास नंबर अलग है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कैसे निकाले? बार बार क्या हम इस वाले क्लोरीन की बात करें, इस वाले क्लोरीन की बात करें? नहीं, हमने क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या लिखा? 35.5। ठीक है, ये 35.5 कैसे लिखा? हमने केवल एवरेज लिया। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये बात ध्यान से करो, ये एनसीईआरटी में आपकी एग्जैक्टली एक लाइन है जो मैं बोलने वाला हूं। एनसीईआरटी की एक एग्जैक्टली ऐसी कैसी लाइन है वो याद कर लेना। क्लोरीन जो है ना वो कुछ आई थिंक 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि नेचर के अंदर अगर 3 भाग इसके मिल रहे हैं तो आपको इसका 1 ही भाग मिलेगा। 1 ही भाग मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये 10 में से 2 बच्चे तो पागल हैं, वैसे हमेशा 4 में से 3 क्लोरीन जो हैं वो इस वाले रहेंगे जिसका जो मास नंबर 35 है, और हर 4 में से 1 जो रहेगा वो ऐसा रहेगा जिसका मास नंबर 37 है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा? 3 है मतलब 75% ये वाला है, 25% ये वाला है। ठीक है, 4 गुना है ना, तो 25 into 400 होता है, तो एक क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो ये 3 क्या हो जाएंगे? 75%। तो 75/100 into 35 प्लस एवरेज निकाल रहे हैं इन दोनों का, प्लस 37 into 25/100। ठीक है, अब ये अगर आप कैलकुलेट वगैरह करोगे और उसका एवरेज निकालोगे तो आपको 35.5 देखने को मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, इतना ध्यान रखो कि ये हमेशा एवरेज ऑफ ऑल नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट होता है। हर का आपको कैलकुलेट नहीं करना है। क्लोरीन का आपका एनसीईआरटी में दिया होता है, इसलिए मेरा फर्ज बना कि मैं आपको बता दूं ढूंढ के, मतलब मैंने एनसीईआरटी भी छान के आपको दी है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप से 3 चीजें याद ही कर लेना। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के आइसोटोप्स के अलग अलग आइसोटोप्स की जो एप्लीकेशन बता रखी है। ठीक है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट CO, कोबाल्ट को CO बोलते हैं, CO इसका वो है क्या बोलते हैं, सिंबल है। इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो कितनी शानदार काम कर रहा है। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। हमने पढ़ा था ना बचपन में कि लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, या गले में बड़ा सा लटक जाता है वो। आइसोबार, अब देखो आइसोबार, अभी हमने आइसोटोप्स पढ़ा। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोबार में क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब मास नंबर बोले तो मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर यानी कि Z डिफरेंट रहेगा। बस ये आइसोबार होगा आपके। जैसे आइसोटोप्स क्या थे, फिर से याद करो। आइसोटोप्स थे द एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। आइसोबार में क्या होगा? द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम मास नंबर्स बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, ये चीज याद रखो। इसके कुछ एग्जांपल बताऊं तो कैल्शियम ले लो, Ca, इसका जो मास नंबर है वो है 40 बट इसका एटॉमिक नंबर है 20। बट अगर मैं आर्गन की बात करूं तो उसका भी मास नंबर 40 है बट इसका एटॉमिक नंबर है 18। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो हर एलिमेंट का अलग होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा, मतलब कुछ एक्सेप्शन डेफिनेटली केमिस्ट्री में जो आपको आगे चल के मिलेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। हाँ, पर आइसोटोप्स के केस में आपने देखा था ना कि भैया इसके तो सेम है क्योंकि वो खुद के ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। ठीक है, बट अगर मैं डिफरेंट ले रहा हूं, जैसे कैल्शियम ले रहा हूं, आर्गन ले रहा हूं, तो इनके जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा क्या होंगे? अलग होंगे। तो इनको हम आइसोबार बोल देंगे। इसका भी 40 इसका भी 40 है। ठीक है, 40 बेसिकली देखो हमारा जो मास नंबर था A था वो क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का।
तो किसी केस में मान लो प्रोटॉन ज्यादा थे, जैसे कि मान लो किसी केस में प्रोटॉन 18 थे और न्यूट्रॉन 22 थे, तो उसका भी मास नंबर 40 हो गया इस केस से। और किसी केस में मान लो प्रोटॉन 22 थे या प्रोटॉन 20 थे और न्यूट्रॉन भी 20 थे, तो ये भी 40 हो गया। तो ये तो सेम हो सकता है बड़ी इजीली किसी का भी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल मैंने बताई ना, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें बस क्या याद करो, एटॉमिक नंबर याद कर लो और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद कर लो, बस। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। बाकी सब मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे निकालना है। KLMN आप निकाल सकते हो, वैलेंसी आप निकाल सकते हो कैसे, तो बस ये 2 रोज याद कर लो इन सब के साथ में। ये बेसिक है जो आपको जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो यही है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड सेम एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैविंग सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। बस दैट्स इट। मतलब हमने क्या कर लिया आज, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, ध्यान में क्या क्या रखना है, ध्यान में आपको कुछ ये चीजें रखनी है कि पहली बात 5 से 6 स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करने वाले हैं। 10 से 11 रोज एक लाइव क्विज होती है, तो उसमें भी पहुंच जाना। ये यूट्यूब के ऊपर होती है, ठीक है। जो लाइव क्विज है यूट्यूब के ऊपर होती है, और जो स्पेशल क्लास है ये भी लाइव होती है, पर ये अनअकैडमी की ऐप पे होती है। ये भी फ्री होती है बट आपको अनअकैडमी की ऐप पे देखने को मिलेगा। तो आप मुझे जाके प्रणय चौहान नाम डालो और मुझे फॉलो कर लो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो, पसंद हो, तो ये रहा कूपन कोड PC001, जाके खरीद लो। 10% डिस्काउंट मिलेगा, करीब 3 से 4 हजार रुपए सेव कर लोगे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अगर आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मेरी स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करना, जो कि जस्ट इस लेक्चर के बाद चालू होने वाली है 5 से 6, ठीक है। ये 4 से 5 जाएगा, 4 से 5 में, अरे क्या गंदा चल रहा है पेन। 4 से 5 जाएगा, 5 से 6 में आपको मेरी लाइव क्लास मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट इस टाइम पे लाइव क्लास चालू हो चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई होप यू गाइस आर रियली एब्सोल्युटली फाइन। और एक स्माइल थेरेपी कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। स्माइल थेरेपी कर लेते हैं। मैं कैसे करता हूँ स्माइल थेरेपी, अभी आपका मूड कैसा भी हो, आपको दिन में कुछ भी हो, किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, रो रहे हो, अभी आप रो भी रहे हो, तो भी जब मैं बोलूँ स्माइल, तो 5 सेकंड के लिए आपको मुंह फाड़ के स्माइल करना है, ठीक है। स्टार्ट। All right, thank you so much for joining in. I'll catch you guys really soon now. Okay. Thank you so much guys. Thank you so much. जल्दी मिलेंगे किसी ना किसी सेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जो भी टाइम है दिन का उस हिसाब से गुड सारी गुड विशेष। बाय बाय।